गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर वो है बेसिक अकाउंट्स के बारे में। बेसिक अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जिनको अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं उनके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कुछ इसमें सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक टर्म बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि अकाउंट होता क्या है, कैसे हमने अकाउंट से स्टार्ट किया पढ़ना, उसका बेसिक मीन क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या है, ये सारा हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो मिले, हमें भी इंकरेजमेंट मिलती रहे ताकि हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं आपके लिए। तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को बजा ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। बेसिकली अकाउंट्स क्यों जरूरी है या अकाउंट्स की बेसिकली डेफिनेशन क्यों हम लोगों ने अकाउंट्स पर, देखो बिजनेस में बेसिकली हम लोग काफ़ी ट्रांजैक्शंस इवेंट्स करते हैं और जो हमारी मेमोरी होती है बहुत ही छोटे लेवल की होती है, यानी कि ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते हम लोग। कितनी याद रख ले, आज जो ट्रांजैक्शन किए, आज इवेंट जो किए हम लोग याद रख सकते हैं डेली, डे टू डे काफ़ी वर्क। आज मान लो 100 क्लाइंट्स मिले, कल 50, फिर और मिल गए, तो डेली डे टू डे हमारी जो है वॉल्यूम ऑफ वर्क जो लोड है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो उसको याद रखना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस को मेजर करना, अपने रिजल्ट्स को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ को याद रखने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या है, हम कुछ इंट्रो बना रखे हैं, इंट्रोडक्शन, जैसे कि मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। जैसे कि मीनिंग, उसने बोला कि एवरी पर्सन टू बी ए सैलरीड एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबको पता है कोई भी सैलरीड एम्प्लॉयज हो चाहे बिजनेसमैन हो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय जैसे एज ए जॉब कर रहा है तो वहाँ से उसको सैलरी मिल रही है, तो क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन। ऐसे ही बिजनेस है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा होगा, कंजम्पशंस कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो कोई भी सैलरीड पर्सन हो या कोई बिजनेसमैन है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसने बोला कि एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकर द पर्सन एंटर इनटू द वेरियस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। कोई भी यदि सैलरीड पर्सन हो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, यदि वो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंटर करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स करेगा ही करेगा, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन तो करेगा। जैसे लेन देन करना, जैसे कि मैं एज ए प्रोफेशनल हूँ, जैसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या मैं एज ए टीचर हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा तो उनसे पैसे लूँगा, उनको मैं स्किल्स दे रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। ऐसे ही बिजनेसमैन क्या करता है, यदि कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो सेल परचेज कर रहा है, उसको बनाने के लिए मटेरियल परचेज करेगा, उसको बना लिया तो उसको सेल करेगा, तो ये चीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो ये हमारी जो लेन देन होगी इसको ट्रांजेक्शन या इवेंट्स बोलते हैं। तो उसने बोला टू ड्राइव द रिजल्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही हैज टू रिकॉर्ड सच ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एंड देन डिटरमिन इट्स रिजल्ट। जब वो बिजनेसमैन या सैलरीड एम्प्लॉयड यदि वो मान लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है तो वो क्या करेगा, वो जानना चाहेगा ना कि यार मुझसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मेरी पोजीशंस क्या है, किसको पैसा देना है, किससे पैसा आना है। तो उसी चीज के लिए वो क्या करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन्स करेगा, जो भी इवेंट्स होगा, वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा ताकि उसको कल पता चले कि मेरी पोजीशंस क्या है, मुझे किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, क्या मेरी पोजीशन है। तो उस चीज को जानने के लिए वो क्या करेगा, जितने भी ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स है उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। तो वही चीज है। अब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। तो देखो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मैंने कहा जो हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज में, उसको क्या करना, रिकॉर्डिंग करना ऑफ अ बिजनेस इन अ यूजफुल मैनर, एक यूजफुल मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि मुझे एक फॉर्मेट होना चाहिए डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना, तो उस चीज को सिस्टमैटिक मैनर बोलते हैं। टू डिटरमिन एंड एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो उसी चीज को जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे इस प्रोसेस में, एक जब अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो किस लिए, ताकि हम डिटरमिन कर सके अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजीशंस को, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ये तो था एक बेसिक मीनिंग अकाउंट्स का कि हम अकाउंट्स कैसे होता है। तो वही बिजनेस में कोई एक्टिविटीज करते हो, उस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड इसलिए करते हो ताकि अपनी परफॉर्मेंस और पोजीशंस को मेजर कर सको, इट्स कॉल्ड अकाउंट।
जो नेक्स्ट है जैसे कि एज ए डेफिनेशन, तो डेफिनेशन एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिका का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूशन है जो अकाउंट्स की रिकॉग्नाइजेशन देता है। ऐसे ही इंडिया का है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, जिसके थ्रू हम लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं और वो एज ए हमारे को क्वालिफाइंग करते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि अकाउंट्स के लिए ऑडिट ये सारा कुछ करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने क्या डेफिनेशन दिया? उसने कहा अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो अकाउंट है एक कला है, किस चीज के लिए? रिकॉर्डिंग करने का। किस चीज की रिकॉर्डिंग? वही हमारी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। क्लासिफाइंग इस ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग करना जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है उसको क्लासिफाइंग करना, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी उसको ऐसे समराइज करना सिग्निफिकेंट मैनर में ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स तभी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। विदाउट मॉनेटरी टर्म्स वी कांट रिकॉर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसने बोला इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, वही कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी इवेंट्स हो, विच आर इन अ पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, वही है मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए, जो हमारी मॉनिटरी वैल्यूज है उसके टर्म्स, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरफॉर, यानी उसको इंटरप्रिटेट कर देना, यानी उसको जो हम लोग जो रिकॉर्डिंग कर ली है, समराइजिंग, क्लासिफाइंग कर ली, समराइजिंग कर ली जो भी हमारे ट्रांजैक्शन इवेंट्स को, तो हम लोग ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि कल हम उसको एनालाइज कर सके और एनालाइज करने के बाद हम इंटरप्रिटेट कर सके कि हमारी पोजीशंस क्या है, हम कहीं इन्वेस्टमेंट करने लायक है या इन्वेस्टमेंट हमारे में कोई कर सकता है, हमारी प्रॉफिटेबल पोजीशन है या लॉस पोजीशन, तो ये चीज के लिए ये डेफिनेशन थी। तो यानी कि अकाउंट्स हम लोगों ने क्यों पढ़ना स्टार्ट किया? तो वही सिंपल सा बेसिक था, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उसको रिकॉर्ड करके, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। दूसरा, तो एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने डेफिनेशन दिया कि अकाउंट्स एक हमारी आर्ट्स है जिसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं, किसको? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को इन टर्म्स ऑफ मनी, या एटलीस्ट वन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होना चाहिए ताकि हम उसको एनालाइज कर सके और इंटरप्रिटेट कर सके रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है, ताकि जो हमारा वेरियस हमारे जो यूजर्स होते हैं उनके लिए यूजफुल हो, क्योंकि यूजर्स देख के ही ना अपनी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन करके एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट तभी हमें बोलेगी टैक्स देना है, टैक्स नहीं देना, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को मिलेगी। तो ये हमारी अकाउंट्स की डेफिनेशन और हमारी अकाउंट्स की मीनिंग था। नेक्स्ट, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन किया अकाउंट्स का, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंट्स के क्या फीचर्स है। तो जैसे अकाउंट्स का हमने डेफिनेशन किया एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के थ्रू कि अकाउंट्स क्या कहता है, तो उसने बोला कि अकाउंट इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स क्या है? एक कला है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने का, तो आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग ही हमारा क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि रिकॉर्डिंग क्या कहता है? रिकॉर्डिंग कि जो भी हमारी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है या इवेंट्स है, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना। अब ये सिस्टमैटिक मैनर में हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे और कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सिस्टमैटिक मैनर में इसलिए रिकॉर्ड करना ताकि मुझे कल उसकी फाइनेंशियल्स को मेजर किया जा सके। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो रिकॉर्डिंग हम थ्रू दी जर्नल या सब्सिडरी बुक्स और जर्नल आगे एक चैप्टर है जिसमें हम लोग गोल्डन रूल्स और जर्नल्स के रूल्स और जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग करेंगे, लेकिन जर्नल के थ्रू हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। सब्सिडरी बुक्स एक सपोर्टिंग बुक्स है, जैसे कि सेल्स बुक्स, परचेज बुक, सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होंगी, परचेज की सारी ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड, यानी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग, कैश बुक, कैश सारी जितनी भी कैश वाली ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होंगी। तो ये सब्सिडरी बुक्स, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा, जब ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट निकलता है? तो वही उसने बोला इसमें क्या, अब ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जैसे मैंने सेल्स बुक, परचेस बुक बोला, रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? तो इसको रिकॉर्डिंग हम थ्रू दी कुछ हमारे सपोर्टिंग वाउचर्स होते हैं,
जैसे सेल्स इनवाइस, परचेज इनवाइस, पेमेंट रिसीट, इनवाइसेस, जैसे कि हमारे पास पेमेंट वाउचर, रिसीट है, डिपॉजिट स्लिप्स है, एक्सेट्रा। तो उसने बोला इट इन्वॉल्व द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। तो जर्नल हमारा यानी रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अकाउंट्स हमारा रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, और हम लोग रिकॉर्डिंग एज ए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग किसके थ्रू होता है, तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, यानी कि ऐसी सपोर्टिंग बुक्स जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, हमारे कैश बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारी हमारी बुक्स है जो कि नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे। इन इट्स ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड थ्रू दी सपोर्टिंग वाउचर्स, और ये इनमें तभी रिकॉर्ड करोगे जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में जब हमारे पास सपोर्टिंग वाउचर्स होंगे। सपोर्टिंग वाउचर्स सच एज परचेज बिल, पेमेंट वाउचर्स, डिपॉजिट स्लिप एक्सेट्रा। तो इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट उसने बोला कि अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग यानी कि छांटना। क्लासिफाइंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो डे टू डे बहुत ज़्यादा बल्क में ट्रांजैक्शन होती है, और ये ट्रांजैक्शन हम ज़्यादा दिन रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, ठीक है, मेमोराइज के, लेकिन कई बार होता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि किसी के ट्रांजैक्शन को अचानक पता, जब कोई आया पूछने के लिए, अचानक मुझसे पूछे कि सर मेरा बैलेंस बता दो कितना है, या मैं किसी को पेमेंट करनी, तो मुझे कैसे पता, मेरे को देखना पड़ेगा सारा रिकॉर्डिंग में, तो नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एक जैसे हमारी ट्रांजैक्शन उसको एक जगह हम लोग खड़ा कर देते हैं, यानी एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग करना। और ये क्लासिफाइंग किसके थ्रू होता है, तो जर्नल, लेजर के थ्रू। जब हम लोग जर्नल बना लेते हैं, सब्सिडरी बुक बना लेते हैं, तो उसको क्लासिफाइंग करने के लिए हम लोग को लेजर बनाना पड़ता है। लेजर यानी एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह प्लेस कर दो, ताकि हमारे को इजीली पता चल जाए, कल कोई पूछने आए तो हम उसको बता सके। तो देखते हैं, इन अकाउंटिंग इज टू बी पुट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने बोला एक जैसे ट्रांजेक्शन्स है उसको एक जगह कर दो, यानी वन प्लेस, और ये इसी को हम बोलते हैं क्लासिफाइंग करना। कैसे होता है, तो इट इज डन बाय द वे ऑफ पोस्टिंग लेजर, यानी कि एक लेजर बना दो, सबका अलग अलग इंडिविजुअली लेजर बना, संतोष का अलग बना दो, कैश बुक अलग बना दो, राहुल का अलग बना दो, ऐसे ही कोई परचेज है तो परचेज का अलग बना दो, सेल्स का अलग बना दो, एक्सपेंस का अलग बना दो, और उसमें जितने भी एक्सपेंस वाले उसमें डाल दो, जितने भी राहुल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें डाल दो, जितने भी संतोष से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें डाल दो। तो वो हमारे लिए क्या होता है, उसको ट्रांसफर करके हम पोस्टिंग। तो वही इसने बोला, इन इट वन फाइंड्स डिफरेंट अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस क्लासिफाइड एज ए सैलरी, एडवर्टाइजमेंट। तो वही जितने भी हमारे एक्सपेंस हो गए, जैसे सैलरी वाले तो सैलरी वाला अलग बना दो, एडवर्टीजमेंट के एडवर्टीजमेंट, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग करना। जो नेक्स्ट हमारे पास है एंड समराइजिंग। समराइजिंग यानी कि एक समरी तैयार करो। कई बार होता है कि जब हम लोग भी, हमारे पास भी काफी ट्रांजेक्शन्स हो जाती, तो हम लोग कहते हैं ना समरी तैयार करते हैं, यार कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, या कितना हम लोगों ने एक्सपेंस किया, कितना इनकम की, क्या हुआ, एक समरी तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं समरी। तो समरी क्या होती है, समराइजिंग ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल, जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया, पोस्टेड इन दी लेजर, लेजर में जो हमने पोस्टेड किया, आर समराइज्ड, यानी कि एक समरी तैयार कर दो। कितनी हमारे पास एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटी है, कितने हमारे एक्सपेंस है, कितनी हमारी एसेट्स है, लॉसेज है, ये सारा एक समरी तैयार कर लो एक। तो ये समरी किसके थ्रू होता है, और ये किस लिए, इन सच ए मैनर दैट दीज आर यूजफुल फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। जो हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे प्रोप्राइटर यानी कि जो खुद एक अपना बिजनेस, इंडिविजुअली बिजनेस रन कर रहा है, इट्स कॉल्ड प्रोप्राइटर। ऑनर वही होगा, सेम बिजनेस का जो पैसा इन्वेस्ट किया, इट्स कॉल्ड ऑनर। ऐसे इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर्स, सप्लायर भी, हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे यूजर्स हैं। तो हमारे यूजर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे, एक्सटर्नल यानी बाहर, जैसे कि बाहर हमारे गवर्नमेंट हमारी होगी, या हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे इंटरनल यानी ऑनर्स, ये सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज। ये तो इन चीज़ों को भी, तो इनको भी तो जानना है ना कि हमारी क्या पोजीशन है। तो उस चीज़ को जानने के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन, ताकि कैसे जानेंगे, तो ये डन बाय प्रिपेयरिंग टीबी यानी ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट।
यानी इसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं, इसको हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के थ्रू। यानी कि जब तक हम फाइनल अकाउंट जिसमें हमारा पोजीशन पता चलता है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हमारे पास एसेट्स लायबिलिटी कितनी है, और ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं, एक समरी तैयार कर लेते हैं कि कितना हमारे पास डेबिट बैलेंस है, कितना हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। तो ये हमारे 3 फीचर्स हैं। जो नेक्स्ट है उसने बोला इन अ सिग्निफिकेंट मैनर और इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। यानी कि जो हमारे पास चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब उसने बोला इन टर्म्स ऑफ मनी, सबको पता है अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शन वही इवेंट्स रिकॉर्ड होता है जो पैसे में हो। यानी कि जो हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि तो उसने बोला कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि जो अकाउंट रिकॉर्ड्स करता है वो वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो पैसे में हो, मनी में हो। मनी यानी कोई भी देश की जो रिप्रेजेंटिंग करेंसी होगी, जैसे हमारे देश के रुपया है, बाहर का डॉलर है, कई जगह का यान है, तो इन चीजों को यानी कि ये इस टर्म्स में होनी चाहिए। जब तक इन टर्म्स में नहीं होगी हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो उसने बोला इन टर्म्स ऑफ मनी। जो हमारी नेक्स्ट फीचर है वो है हमारे पास, जिसे हमने अभी तक पढ़ा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर और एंड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शंस। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स यानी कि जब भी हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करते हो क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो इसको यदि मैं इजी फॉर्म में बोलूं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट्स क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि जो हम लोग बिजनेस में लेन देन करते हैं, जैसे कि सेल करना, किसी से परचेस करना, किसी से लोन लेना, किसी को लोन देना, सैलरी पे करना, पेमेंट रिसीट करना, ये सारा क्या है, ये हमारे लिए ट्रांजैक्शंस है। और ये क्या होता है कि इसके अलावा भी कुछ हमारे इवेंट्स भी होते हैं, जैसे लॉस हो जाना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये क्या है हमारे लिए इवेंट्स है। तो इन सब की रिकॉर्डिंग करना इट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो यानी कि जब हमारा ट्रांजैक्शन इवेंट्स मनी में होगा तब भी हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। और क्या ट्रांजैक्शन इवेंट्स, तो पढ़ लेते हैं एक बार ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होता है। तो इन बिजनेस बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि हम बिजनेस में दोनों ट्रांजैक्शन और इवेंट्स दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। इफ बिजनेस इन्वॉल्व विद आउटसाइडर, ध्यान से समझना कि यदि कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट आउटसाइडर से है और उससे कुछ भी लेन देन हो रही है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग करना, लोन लेना एक्सेट्रा। लेकिन उसने बोला देयर आर नंबर ऑफ हैपनिंग दैट डू नॉट कंसर्न विद द आउटसाइडर। बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें भी हैं, ऐसी कुछ काम भी हैं जो आउटसाइडर से नहीं होते, तो बिजनेस में ही होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स लाइक लॉस ड्यू टू फायर होने की वजह से हमारे को लॉस हो जाए या डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इवेंट्स है। तो ये हमारा हो गया इवेंट्स। उसने बोला कि विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, यानी कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो रिकॉर्ड होगा वो तभी रिकॉर्ड होगा जब उनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होंगे। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स नहीं होगी, नहीं इन्वॉल्व होगा। जैसे किसी की ऑनेस्टी क्या रिकॉर्ड होगी, उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर्स थोड़ी है। तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसी चीज को जो हमारी फाइनेंशियल। तो उसने बोला ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड शुड हैव मॉनिटरी वैल्यू, यानी कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स तभी हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे जब उनकी वैल्यू मॉनिटरीज टर्म्स में होगी, यानी मॉनिटरी वैल्यूज होगी, यानी मनी होगी। इफ कांट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, हम यदि वो मनी में नहीं है तो हम मेजर नहीं किया हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। जैसे कि ऑनेस्टी, किसी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये चीजें हम रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट है कि एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स की जो है इंटरप्रिटेट करते हैं। तो इंटरप्रिटेट यानी कि जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या, रिजल्ट्स। तो इंटरप्रिटेशन यानी कि जब हमारे पास सारा कुछ रिकॉर्ड होके प्रिपेयर हो जाता है तो हम अपनी फाइनेंशियल्स को
प्रिपेयर करते हैं ताकि जो एंड यूजर है वो उसका एक रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करके हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि मैं किसी से लोन लेना चाहता हूँ तो लोन तभी लूँगा जब हमारी रिजल्ट्स को देखेंगे, तो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने बोला इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इन द बिजनेस ऑफ द बिजनेस। कम्युनिकेशन इम्प्लाइज रिपोर्टिंग टू द एंड यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कम्युनिकेशन वो होता है जब हम लोग अपना रिपोर्ट जो एंड यूजर होते हैं, जैसे कि यदि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्टर्स क्या एंड यूजर है, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन देख के इन्वेस्ट करेगा ना, तो उसको प्रोवाइड करना और इन द डिजायर फॉर्म सो दैट एनेबल टू अंडरस्टैंड, और इस फॉर्म में ताकि वो हमारे को अंडरस्टैंड, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ताकि उसको प्रॉफिट पता चल जाए, बैलेंस शीट बनाएंगे ताकि बैलेंस की उससे पोजीशन पता चल जाए और उसके बेसिस पे वो रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करके हमारे में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे अकाउंट्स के। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एडवांटेजेस, कि अकाउंट्स के क्या एडवांटेजेस है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अकाउंट्स की ऑब्जेक्टिव, कि क्यों हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अभी तक हमें पता चला कि अकाउंट्स होता क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या चीज उसमें हम लोग करते हैं, लेकिन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी चीज का काम करने का ऑब्जेक्टिव तो होता है, वैसे ही अकाउंट्स का भी ऑब्जेक्टिव है। जब हमें पता चल गया कि रोकना, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग तैयार करना, तो इसी के पीछे ही हमारा ऑब्जेक्टिव भी छुपा हुआ है। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है इसका क्या, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, यानी कि किसी भी अकाउंट्स का जो पहला पर्पस होता है कि जो भी हम लोग बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, उसको एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाए। जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग उसकी फाइनेंशियल्स को मेजर ही नहीं कर सकते। तो पहला ही काम है, अकाउंटिंग इज डन टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वही मैंने कहा, जो हमारी ट्रांजेक्शंस है, इवेंट्स है, यदि उसको हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं फाइंड आउट हो सकता। इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंट्स देयर वुड वी हैव टेरिफिक बर्डन ऑन द ह्यूमन मेमोरी। सिंपल सी बात है। इसी पे इसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसका एडवांटेजेस भी यही है कि यदि हम लोग मान लो अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते तो सिंपल सी बात है, सारा का सारा बर्डन ह्यूमन मेमोरी पे आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी लिमिटेड होती है। हम लोग ज़्यादा दिन याद नहीं रख सकते, आज याद रख सकते हैं, कल की ट्रांजेक्शन याद रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम जितना दिन जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हमारी मेमोरी क्या होगी, ज़्यादा बर्डन कर जाएगी, जो कि एक टाइम ऐसा होगा क्रैश हो जाए मेमोरी, और जिसकी वजह से हम लोग याद भी ना रख पाए। तो इस वजह से अकाउंट्स का जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि अकाउंट्स हमारी हेल्प करता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स करने में, यानी सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्डिंग करने में। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट द बिजनेस प्रॉपर्टीज। देखो, जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी, और प्रॉपर्टीज होंगी तो उसकी प्रोटेक्शन करना भी हमारा फर्ज है। तो हम लोग उसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? हमें जब पता ही नहीं होगा कि हमारी एसेट्स कितनी है तो हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? हमें पता नहीं कि उसकी लाइफ क्या है, कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? और ये तभी पता कर सकते हैं जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, हम बुक्स मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तभी तो हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो टू प्रोटेक्ट द बिजनेस प्रॉपर्टी, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी फ्रॉम द अनजस्टिफाइड एंड अनवारंट यूजेस। यानी कि हम जैसे कहते हैं ना कि यूजेस सही से नहीं कर रहे हैं, तभी भी हमारी प्रॉपर्टी नुकसान हो रही है, और उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। मान लो जिसकी लाइफ 10 साल है, अब 10 साल के बाद भी यूज करें, कई बार अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है बिजनेस को, तो उसकी लाइफ को मेजर के हिसाब से उसकी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। तो तभी पता चलेगा जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी। तो वही चीज पूछा है, और ये तभी हमारी पॉसिबल है जब हम अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सप्लाई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, हाउ मच द बिजनेस हैज पेड टू अदर्स। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, मेरी एसेट्स की लाइफ क्या है, आज उसकी कॉस्ट क्या है, कितनी लायबिलिटीज है, ये तभी पता चलेगा जब हम लोग बिजनेस में रिकॉर्डिंग करेंगे, और इसी से हमारी प्रॉपर्टीज प्रोटेक्ट हो सकती है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, टू असर्टेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड लॉस।
देखो, जो अगला ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का, किसी भी अकाउंट्स का जो ऑब्जेक्टिव है, मैं ही हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस क्या है, प्रॉफिट और लॉस मेजर करना, कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस ठीक है चलाएंगे, लॉस हो रहा है तो मैं क्यों बिजनेस को रन करूँ। और ये तभी पता चलेगा जब मैं अपने एक्सपेंस और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करूंगा रेगुलर बेसिस पे, और रिकॉर्डिंग तभी हो सकती है जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कि जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करना। तो वही उसने बोला, इट हेल्प्स टू ascertain the net profit earned और net loss suffer on the account कैरिंग द बिजनेस। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बेसिस पे मुझे नेट लॉस हो रहा है या नेट प्रॉफिट हो रहा है, और ये तभी हो सकता है जब मैं प्रॉपर रिकॉर्ड रखूंगा किसके, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के। जो नेक्स्ट हमारे पास है, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी बिजनेस की पोजीशन सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पता करके चल देंगे, नहीं, हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी तो मेजर करनी है कि हमारे पास एसेट्स कितने की है, लायबिलिटी कितनी है, किससे कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट पोजीशन सही है नहीं है। ये तब तक हम लोग मेजर नहीं कर सकते जब तक हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ना बनाएं, और फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए वही हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और ये कैसे होगी, जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी एसेट्स और लायबिलिटी की मेंटेन करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है फैसिलिटेट द रैशनल डिसीजन मेकिंग। जब हम लोगों ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेजर कर ली, या ऑपरेशनल जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस मेजर किया, फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया, तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। और ये तभी हमें प्रोवाइड हो सकती है, तभी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है जब हम अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे और उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग करना। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के रिगार्डिंग, कि क्या हमारे को नया प्रोजेक्ट डालना है, नए प्रोजेक्ट में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितनी हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और एफिशिएंसी बढ़ानी है नहीं बढ़ानी। ये सारा डिसीजन अकाउंट्स के बेसिस पे लिया जाता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, किसी भी अकाउंट्स का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हमने अभी लास्ट पढ़ा था जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स की एडवांटेजेस क्यों हैं, क्यों हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, क्या इसके फायदे हैं, अकाउंट्स के एडवांटेजेस क्या है। तो अकाउंट्स की एडवांटेजेस, जैसे कि सबसे पहली एडवांटेजेस है कि रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, यानी कि जो अकाउंट है हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। कैसे, सिंपल सी बात है, उसने बोला ह्यूमन मेमोरी हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन माइंड। यानी कि जो हमारी मेमोरी होती है, ह्यूमन मेमोरी जो होती है बहुत लिमिटेड होती है, और वो बहुत लिमिटेड स्टोर कर सकती है। आज का, 2 दिन का, 3 दिन का याद हम रख सकते हैं, लेकिन अब डेली हम लोग नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वर्कलोड बढ़ता जाएगा, तो हम कितना रिमाइंड कर सकते हैं। तो उस चीज को हमें याद करने के लिए, उस चीज को रिमाइंड करने के लिए हमें अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, अपनी मेमोरी से रिप्लेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि जो अकाउंटिंग है हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर लेता है। Therefore, the needs arise to record every transaction in different books of accounts. Accounting helps in keeping a systematic and permanent records of business which may be referred from time to time. वही है, उसने बोला कि जो अकाउंट्स है हमारी, जो डे टू डे जो भी जितनी ट्रांजेक्शन्स होती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करता है। और इन फ्यूचर जब मुझे चाहिए रेफरेंस तो मैं उसको टाइम टू टाइम यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, अगला एडवांटेजेस है हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। अब ये टैक्स असेसमेंट क्या होती है, देखो कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी एसएससी हो, चाहे सैलरीड हो, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा तो सिंपल सी बात है वो कुछ ना ट्रांजैक्शन करेगा तो अपनी प्रॉफिट या अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा ही, और इनकम कैलकुलेट करेगा या बिजनेसमैन है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं टैक्स असेसमेंट। अब तो टैक्स असेसमेंट कैसे मैं कैलकुलेट करूं, मुझे टैक्स कैसे बनेगा, कितना टैक्स बनेगा, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना क्या करना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। और बुक्स मेंटेन यानी कि मुझे अपनी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, मुझे अपनी इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अपने एक्सपेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे जो मेरी इनकम आएगी उस बेसिस पे मैं टैक्स दूंगा। तो उसने यही बोला कि इन द मोस्ट ऑफ द
as the business is required to pay the income tax, value added tax, GST, excise duty, etc. to the government. And the fixation of the tax liability is done on the basis of books of accounts. और जो हम लोग टैक्स लाइबिलिटी फिक्स करते हैं कि कितनी गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना है, वो हम किसके बेसिस पे फिक्स करते हैं? वो हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे कि हमारी सेल कितनी है, हमारा इनकम कितनी हुई है। तो वो चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है, प्रिवेंट्स फ्रॉड्स, यानी कि ये हमारे प्रिवेंशन करता है फ्रॉड से, एरर से, जो हमारे कई बार हम भूल भाल जाते हैं, ओमिशन हो जाता है, इन सब चीजों से हमारे को क्या करता है? अकाउंट्स हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी प्रिवेंट करता है। उसने बोला द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिवेंट इरेगुलरिटीज, मिस अप्रोप्रिएशन, यानी जो हम इरेगुलरिटी, जैसे हम लोग रेगुलर मेंटेन नहीं करते, नहीं कुछ, तो हमारे को प्रॉब्लम आने लग जाती है अकाउंट्स में। कई बार वाउचर इधर उधर गुम हो जाते हैं, तो उसमें भी फ्रॉड हो जाता है, एरर हो सकता है। जो हमारा कैशियर है वो भी कई बार हो सकता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो क्या कर सकते हैं? हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो वो चीज को भी, जैसे डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय विल बी हार्डली गेट अपॉर्चुनिटी टू कमिट द फ्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड गुड्स। तो वही है, कई ऐसे एम्प्लॉयज मिल जाए जो डिसऑनेस्ट हो, यानी कि बेईमान हो, और वो क्या करता है? कई बार इसकी अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे उसको मिल जाता है कि हाँ यार हम कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स तो मेंटेन होती नहीं, कौन से हमारे बॉस देख लेंगे। तो उस चीज को प्रिवेंट करने में भी हमारी ये हेल्प करता है। अगला है बिजनेस वैल्यूएशन। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन क्या होता है? कल आपने अपने बिजनेस को बेचना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे बिजनेस की क्या वैल्यूज है? तो जब तक आप बुक्स नहीं रिकॉर्ड करोगे, जब तक आपने एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम अपनी रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करोगे, उस किसके बेसिस पे आप बताओगे कि हमारी वैल्यू इतनी है? तो उन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, अपनी बिजनेस की वैल्यूएशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारा अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला इफ द रनिंग बिजनेस इज टू बी सोल्ड और परचेज, इट इज इनिशियल्स टू सर्टेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिजनेस। और ये हमारी हेल्प करता है बिजनेस की वैल्यूएशन करने में और अकाउंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प इन डेट कलेक्शन। अब ये डेट होता क्या है? डेट होते हैं यानी कि जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं। यदि मैं किसी को क्रेडिट में सेल कर रहा हूं तो उससे कितना कलेक्ट करना हमें क्या पता? मैं रोज सेल करता जा रहा हूं, उसने कई बार पेमेंट दे दी, कई बार हमारे को पेमेंट नहीं दिया, हमें याद रहता नहीं रहता। अब कैसे रहेगा? तो हम बुक्स मेंटेन करेंगे तो हमें प्रॉपर पता है कि हमारी इतना डेट किसी से लेना है, किसी कलेक्ट करना है। तो वो तभी होगा, पॉसिबल तभी है जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगी। तो उसने बोला व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अकाउंट ऑफ कस्टमर इज ओपन द बुक्स। जब हम उधार में किसी को बेचते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली उसका एक अकाउंट ओपन हो जाता है हमारी बुक्स पे। एंड प्रॉपर अकाउंटिंग हेल्प्स टू नो हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट और टू दी वेरियस कस्टमर। हमने कितना गुड्स किसको कितना सोल्ड किया क्रेडिट पे, और कितना उससे पेमेंट आ गई, कितनी रहेगी। तो ये बैलेंसेस जानने के लिए, कितना हमें डेट कलेक्ट करना, ये सब चीज जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता? अकाउंट्स की नॉलेज लेनी जरूरत पड़ती है और अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है। तो ये हमारी हेल्प करता है डेट कलेक्शन में। नेक्स्ट है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम प्लानिंग कर सके, ताकि हम देख सके कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो यूजफुल है कि नहीं है। तो उसको करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? बुक्स को मेंटेन। उसने बोला द रिजल्ट डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल बुक्स मे बी कंपेयर विद द रिजल्ट ऑफ अनदर बिजनेस। जैसे मान लो सपोज राम और श्याम दो फ्रेंड्स है, वो अपने बिजनेस कर रहे हैं, तो एक दूसरे के बिजनेस को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब हमारी बुक्स मेंटेन हो रही है, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, हमारी फाइनेंशियल फिगर्स हैं कि हमारी प्रॉफिट इतना है, हमारा लॉस इतना है, या हमारी एसेट्स इतनी है, हमारे पास लायबिलिटी इतनी है, हमारा एक्सपेंस इतना, हमारी टर्नओवर इतनी है। ये तभी पता चलेगा कंपैरिजन करने में जब हम बुक्स मेंटेन करेंगे। तो उसने बोला सिमिलर द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर में भी कंपेयर एट द रिजल्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, कि पिछले साल हमारा प्रॉफिट क्या था, इस साल हमारा प्रॉफिट क्या है। इस चीज को भी कंपेयर करने में हमारा अकाउंट्स हेल्प करता है। जो नेक्स्ट है असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। भाई कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसको अपना प्रॉफिट तो पता चलना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप बुक्स रिकॉर्ड नहीं करोगे, बुक्स यानी अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे। तो उसने बोला द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड इफ सिस्टमैटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स
या सिस्टमैटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन, यानी कि यदि हम लोग सिस्टमैटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है या मैं सफ़र कर रहा हूँ लॉसेस। तो ये तभी पता चलेगा जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। और कई बार होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस इस बेसिस पे भी एवेल्युएट करते हैं। उसने बोला एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू गिव द वर्टिकल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही है, यदि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करेंगे तो हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं, अलग अलग जो हमारी फाइनेंशियल यूजर्स होते हैं वो कैसे कर पाएंगे। तो ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है असर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी कैलकुलेट करने में, मेजर्स करने में हमारी हेल्प करता है अकाउंटिंग। जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन बाय द प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट। हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, किस बेसिस पे मेजर करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी कि हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, यानी कि हमारा ये पोजीशन कैसे पता चलेगा जब हम बैलेंस शीट बना, और इसी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना। तो ये हमारे एडवांटेजेस है। अकाउंट्स के एडवांटेजेस है तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस यानी कि हम लोग क्या कहते हैं कि एक लिमिट है कि हमारी इससे ज्यादा नहीं जाते, तो वो प्रॉब्लम करता है कई बार अकाउंट्स को। जैसे कि सपोज करेंगे, पहला हमारे पास क्या है लिमिटेशन, वो है परमिट्स अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स। क्या करता है अकाउंट्स हमारे को कई ऑल्टरनेट, एक ही चीज को कई ऑल्टरनेट तरीके से कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे को परमिट्स है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक लेता हूं कि कई बार हमें अपने स्टॉक यानी कि जो हमारे पास माल पड़े हुए हैं गोदाम में या हमारे पास स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड है, जैसे लीफ हो, फीफ हो, एवरेज, वेटेड एवरेज, ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड है। तो ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कंपैरिजन करने में। सपोज कर राम और श्याम दो पार्टनर है, दो बिजनेसमैन है, दोनों अपनी फर्म की वैल्यूएशन कर रहे हैं स्टॉक की। अब पता चला राम कोई और वैल्यूएशन यूज कर रहा मेथड और श्याम कोई और, हम लोग कंपेयर कर रहे तो गलत है ये। तो ये हमारे लिए एक इसकी लिमिटेशन। उसने बोला अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट एंड इट्स फॉलो द कैप यानी जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग के जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंट्स में। जो बट देयर एग्जिस्ट मोर देन वन प्रिंसिपल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी वन आइटम। वही है, ये जो प्रिंसिपल है एक आइटम को ट्रीट करने के काफी प्रिंसिपल्स है जो कि हमारे लिए एक लिमिटेशन है, हमारे लिए बिजनेस में या हमारे अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट जो हमारा कहता है कि इन्फ्लुएंस द पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट यानी कि हम लोग अपने हिसाब से अकाउंट्स को भी हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारा सेकंड है वो है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, यानी कि जो अकाउंट्स की एक लिमिटेशन ये भी है कि जो अकाउंट्स है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है पर्सनल जजमेंट से। जैसे कि कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज अ रिस्पेक्ट इन अकाउंटिंग बट रिकॉर्ड सर्टेन इवेंट्स एस्टिमेट हैव बीन मेड व्हिच रिक्वायर पर्सनल जजमेंट। कुछ ऐसी चीजें भी होती है या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम अपनी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट एक्यूरेसी इन फ्यूचर एस्टिमेशन, और जिसका बहुत डिफिकल्टीज होती है कि उसकी एग्जैक्ट एक्यूरेसी क्या पता चलेगी, उसके ऑब्जेक्टिव हमारा सफर कर जाता है। तो ये हमारा एक नुकसान है यानी एक लिमिटेशंस है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं अकाउंट्स का लिमिटेशन है कि इन्फ्लुएंस करता है हमारी पर्सनल जजमेंट, यानी कि हम लोग कुछ ऐसी आइटम्स या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको हम अपने एस्टिमेशन बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कि इग्नोर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। जब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें एक हमने बताया था कि अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, यानी कि मॉनिटरीज वैल्यूज में होते हैं, वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। तो एक लिमिटेशन ये भी है कि अकाउंट्स में हम नॉन मॉनिटरीज को इग्नोर करते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, हमारी वर्क एफिशिएंसी, ऑनेस्टी, ये हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंस है लेकिन हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, जो हमारी लिमिटेशन है। जैसे इसने बोला अकाउंटिंग डज नॉट कंसिडर द ट्रीटमेंट ट्रांजैक्शन of non-monetary in nature. For example, competition faced by the business, technical innovation, posed by the business, loyalty, efficiency, ये सारी हम लोग बेसिकली बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते और जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते फ्यूचर में, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। नेक्स्ट है डज नॉट प्रोवाइड द टाइमली इंफॉर्मेशन। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इसकी ये भी हमारे लिए अकाउंटिंग की एक और लिमिटेशन ये है कि ये हमारे को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, इसके लिए काफी टाइम लगता है। जैसे अकाउंट इज डिजाइन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट,
फॉर द पीरियड। अलग अलग स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हम लोग बनाते हैं, मंथली या ईयरली। जैसे बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट एक हम लोग 6 महीने प्रोविजन, जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा तब तक हम लोग अपनी बैलेंस शीट प्रॉपर प्रिपेयर नहीं कर पाते, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट नहीं डिफाइन कर पाते एग्जैक्ट। तो ये एक हमारे लिए डिसएडवांटेज है कि हम टाइमली इसको प्रोवाइड नहीं कर पाते, यानी कि वो हमारे को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता। इसको में हम लोग प्रेजेंट नेक्स्ट जो हमारा है डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस की भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटी एसेट्स जो है मेंटेन करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। तो ये भी हमारे लिए इन द अकाउंटिंग पोजीशन business in a particular date is shown by the statement known as balance sheet. In the balance sheet, assets is shown on the basis of वही है continuity entity concept, यानी कि जो हमारी बिजनेस की कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है या हिस्टोरिकल। जैसे मैंने एक बुक्स रिकॉर्ड कर दी, आज प्रेजेंट वैल्यू उसकी नहीं पता क्या है, मार्केट में कुछ और रेट भी चलता, तो उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, जो कि एक लिमिटेशन है। तो ये हमारे अकाउंट्स के कुछ लिमिटेशंस थे और हमारे एडवांटेजेस थे। तो हमने अभी तक इस लेक्चर में कवर किया कि मीनिंग क्या है हमारे पास, उसके डेफिनेशन हमने अकाउंट्स के पढ़े, अकाउंट्स के फीचर्स एंड प्रोसेस पढ़े, देन उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े, लिमिटेशंस पढ़ी, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है कि अकाउंटिंग के जो स्टेजेस है जैसे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के 3 स्टेज है बेसिकली हमारा। पहला बुक कीपिंग है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग है, फिर उसके बाद हम अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन तीनों को कैसे हम डिस्क्राइब करें ताकि हमारे को समझ आ जाए, तो मैंने क्या किया, इनको तीनों को बाइफरकेट किया है डिफरेंसेस के बेसिस पे। तो देखते हैं बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग हमने अभी पढ़ा, अकाउंटिंग पढ़ा, अकाउंटेंसी क्या है इसका। तो जो पहला पार्ट है वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी कि पहला स्टेज होता है बुक कीपिंग, दूसरा स्टेज होता है अकाउंटिंग एंड देन लास्ट होता है अकाउंटेंसी। यानी कि जो हमारा बुक कीपिंग है बहुत ही कहते हैं कि लिमिटेड उसका स्कोप है, जो अकाउंटेंसी है थोड़ा उससे वाइडर है, देन जो अकाउंटेंसी है मच वाइडर देन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अकाउंटिंग। तो अब देखते क्या है। बेसिकली मैंने जैसे कि डिफरेंसेस बनाया है पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उसके बेसिस पे हम अकाउंटेंसी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहला प्रोसेस, कि बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या है। तो बुक कीपिंग का सिर्फ प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करना, किसकी, जो ट्रांजेक्शंस है। तो उसने बोला इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बुक कीपिंग सिर्फ काम करता था रिकॉर्ड करने के लिए, जो पहले बहुत पुराने जमाने में भी होता था, और शुरू में जब अकाउंटिंग इतना नहीं हमारा जनरेट हुआ था या इतना अकाउंटिंग नहीं हमारा नॉलेज में आया था, तो उस टाइम तक हम लोग क्या करते थे, सिर्फ बुक कीपिंग करते थे। और बुक कीपिंग का सिर्फ हमारा प्रोसेस ये है कि जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना है। ये हमारी डिसीजन लेने में भी हेल्प नहीं करता, क्योंकि हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे उसके बाद जब हम लोग इसको प्रॉपर वे में क्लासीफाई, समराइजिंग ये सब नहीं करेंगे तो कैसे डिसीजन ले सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ा, यानी सेकेंड स्टेज पढ़ा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या करता है, इट कंसर्न विद द समराइजिंग द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जो हमने रिकॉर्डिंग किया उसको समरी तैयार करने में हेल्प करता है, क्लासिफाइंग करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें रिकॉर्डिंग भी करते हैं, समराइजिंग भी करते हैं, क्लासिफाइंग भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। तो अगला है, इसने बोला कि स्कोप, तो इसका लिमिटेड स्कोप है बिजनेस में। क्या करना, सिर्फ बिजनेस में ट्रांजेक्शन जो हो रही है उनको रिकॉर्डिंग करना। और जो हमारे पास अकाउंटिंग है ये क्या कवर करता है, ये हमारा कवर करता है, इट कवर एरिया बिसाइड द बुक कीपिंग सच एज प्रिपरेशन, एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारा अकाउंट है वो काम करता है बुक्स को प्रिपेयर करने में, जिसके बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और वो हमारी डिसीजन क्या मिलता है। तो इस डिफरेंस के बेसिस पे हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो है बेसिस फॉर, यानी कि बुक कीपिंग हम किस पर्पस के लिए बनाते हैं, यानी किसका क्या बेस होता है, और अकाउंटिंग का क्या बेस है। तो बुक कीपिंग का इट इज बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग हम सिर्फ अकाउंटिंग के बेस के लिए, यानी कि जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तभी तो अकाउंटिंग आगे जाके समराइजिंग, क्लासिफाइंग ये सारा कुछ करेंगे जिससे रिजल्ट हम। लेकिन जो हमारा अकाउंट होता है इट इज बेस्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू द एंड यूजर।
यानी कि जो अकाउंट होता है वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है अपने एंड यूजर, यानी कि इन्वेस्टर्स है तो इन्वेस्टर्स क्यों करेंगे, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देख के तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ ये हमारा क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। ऐसे ही इसके सब फील्ड्स है कि नहीं है, नहीं, अकाउंट बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड्स नहीं है, सिंपल अकाउंट्स है, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग है उसके काफी सब फील्ड्स है हमारे पास, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, देयर आर सो मेनी सब फील्ड्स आर ऑफ अकाउंटिंग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसके सब फील्ड्स है। ऐसे ये हमारी मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में कोई हेल्प नहीं करता। तो उसने बोला इट डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग के बेसिस पे क्या डिसीजन लोगे, कुछ नहीं डिसीजन ले सकते। तो इसीलिए जो बुक कीपिंग है वो हमारी मैनेजमेंट डिसीजन लेने में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन हाँ अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि क्या परचेज करना, किससे कितना कलेक्ट करना, किसको कितना, हमारी क्या पोजीशन है, कौन से इन्वेस्टमेंट हम करेंगे प्रोजेक्ट में, कौन से में नहीं करेंगे। तो ये हमारी हेल्प करता है। ये तो था हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा बुक कीपिंग पहला स्टेज होता है जिसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, सेकंड स्टेज हमारा अकाउंटिंग होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ समराइजिंग और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो हमारा वाइडर कंसेप्ट है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होता क्या है? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक टाइप का ना सिमिलर है, लुक लाइक अ सिमिलर, लेकिन बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसने बोला देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? अकाउंटेंसी बीइंग अ डिसिप्लिन इन वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। इसके जो स्कोप है बहुत ज्यादा है, वाइडर एज कंपेयर टू उसके, विच इज कंसिडर एज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटेंसी का, यानी कि जैसे बुक कीपिंग हमारा एक ब्रांच था किसका, अकाउंटिंग का, तो वैसे ही हमारा अकाउंटिंग किसका है, उस अकाउंटेंसी का। उसने बोला इट इज एन आर्ट एंड साइंस, ये दोनों है। अभी तक हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ते थे वो पढ़ते थे सिर्फ आर्ट ऑफ क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, लेकिन जो हमारा अकाउंटेंसी है इसमें हमारे पास क्या, आर्ट भी है एंड साइंस ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि इसमें दोनों है। ये हमारा बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे काम करता है, लेकिन जो हमारा अकाउंटेंसी है प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दोनों में ही काम करता है। और ये मच वाइडर देन किससे है, अकाउंटिंग से है एंड बुक कीपिंग से। तो ये तीनों हमारे स्टेज थे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, लेकिन जो अकाउंटिंग है उसमें हम रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग जिसके बेसिस पे हम मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो वाइडर कंसेप्ट है अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोग थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा इंट्रो पार्ट था जिसमें हमने अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन किया, मीनिंग की, उसकी डेफिनेशन किया, उसके प्रोसेस किए, फीचर्स किया, एडवांटेजेस किया, लिमिटेशंस की, देन स्टेजेस किया। तो ये हमारा पहला पार्ट था बेसिक अकाउंटिंग का। जो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर लेंगे या लेक्चर होगा हमारा वो होगा बेस्ड ऑन डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम लोग रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग के क्या रूल्स है, कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे। यानी ऑपरेटिंग साइकिल का जो पहला साइकिल है कि हम लोग ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद जब हम जर्नल करते हैं तो जर्नल का कैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी सब्सिडरी बुक्स के बारे में, तो वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी। तो ये आपको कैसी लगी क्लासेस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस और क्लासेस और नोटिफिकेशन लाते रहें। थैंक यू।